जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका एसएनटी क्लास में स्वागत करता हूं। आइए हम बिजनेस स्टडी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, आगे के क्रम में अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम बिजनेस स्टडी, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। उसमें से वेरी शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से हम देखेंगे। आइए देखते हैं मॉडल पेपर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। उपभोक्ता उत्पाद की पैकेजिंग के 2 लाभ सूचीबद्ध कीजिए। उपभोक्ता उत्पादों की पैकेजिंग के 2 लाभ सूचीबद्ध कीजिए। पैकेजिंग के लाभ पूछ रहा है, वो भी 2, तो यहाँ हम सभी लिख दे रहे हैं। जितना पूछे उतना लिख सकते हैं। लॉन्ग में पूछे लॉन्ग में लिख सकते हैं, शॉर्ट में पूछे शॉर्ट में लिख सकते हैं। वेरी शॉर्ट में पूछे तो 2 या पूछ रहा है 2 लिख सकते हैं। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग का मतलब ये होता है किसी भी उत्पादित वस्तु को सुरक्षित उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उसको अच्छी तरीके से बैंडिंग करना, ठीक है, क्या कहलाता है? पैकेजिंग कहलाता है। तो आइए लिखते हैं उपभोक्ता की पैकेजिंग के लाभ। आंसर लिखेंगे उपभोक्ता उत्पाद की पैकेजिंग के लाभ। क्रम से पॉइंट लिखते चलते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे क्या? उत्पाद की सुरक्षा। दूसरा है सुविधा। तीसरा है बॉन्डिंग एवं मार्केटिंग। चौथा है सूचना का स्रोत। पांचवा है मिलावट की रोकथाम। छठा है स्वच्छता। सातवां है भंडारण में आसानी। अब देखिए एक एक लाभ को थोड़ा सा समझते चलते हैं। पहला कार्य उत्पादन की सुरक्षा, मतलब जो भी उत्पादन हुआ है उसको लंबे समय तक रखना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ठीक ना, सुरक्षा के साथ काम हो सके, इसके लिए पैकेजिंग करना अनिवार्य होता है, ठीक ना। अगला है सुविधा का मतलब ये है कि जब कोई भी वस्तु उत्पादित वस्तु है उसको सही तरीके से सुरक्षित क्या करते हैं, पैकेजिंग करेंगे
तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चला जाएगा, अर्थात नुकसान होने की दिक्कत नहीं होगी। अगला है बॉन्डिंग और मार्केटिंग। बॉन्डिंग और मार्केटिंग का मतलब यह है कि अगर किसी भी उत्पादन को अच्छे से पैकिंग किया जाए, ब्रांडिंग किया जाए, तो आकर्षक दिखेगा उत्पादित वस्तु और उसे लोग खरीदने के लिए तैयार होंगे, ठीक ना। और अगला है सूचना का स्रोत। जो पैकेजिंग होता है उस पैकेजिंग पे क्या करते, उत्पादन से संबंधित सभी सूचनाएं लिखी होती हैं। वेट कितना है, मूल्य कीमत कितनी है, ठीक, क्या क्या चीज़ें उसमें मिली हुई हैं, कितनी मात्रा में मिली हुई, सारी चीज़ें उत्पादित वस्तु से संबंधित सारी चीज़ें उसमें मिली होती हैं। इसलिए सूचना का स्रोत के लिए पैकेजिंग किया जाता है। अगला है मिलावट की रोकथाम। जब किसी उत्पादित वस्तु को अगर अच्छे से पैकेजिंग कर दिया जाएगा तो कोई भी बाहरी व्यक्ति उसमें कुछ अदर चीज़ मिलाने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से वह पैकेजिंग अच्छे से की गई है। अगला है स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब जो भी वस्तुएं मिलाई गई हैं, जो भी चीज़ें वस्तुएं बनाई उत्पादन की हैं, अगर उन्हें अच्छे तरीके से ब्रांडिंग किया गया, पैकेजिंग किया गया है, तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में ये होगा, वह वस्तु स्वच्छ होगी, सुंदर दिखेगी, आकर्षित लगेगी, जिससे लोग उसे खरीदने के लिए तैयार होंगे। अगला है भंडारण में आसानी। भंडारण का मतलब स्टॉक। अगर पैकेजिंग किसी उत्पादित वस्तु का किया जाएगा तभी जाके उसको सही तरीके से लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण किया जा सकता था, स्टॉक के रूप में रखा जा सकता है। ये थे आपके उत्पादन पैकेजिंग के लाभ, ठीक है। 2 पूछे थे, 7 लिख दिए। अब इसमें से शॉर्ट में पूछे, शॉर्ट में लिख सकते हैं, वेरी शॉर्ट में पूछे, वेरी शॉर्ट में जितना पूछा उतना लिख दिए। 2 पूछा 2 लिख सकते हैं, लेकिन आपको 7 लिख दिया गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वित्तीय नियोजन के 2 उद्देश्य पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वित्तीय नियोजन के 2 उद्देश्य पर चर्चा कीजिए। वित्तीय नियोजन के 2 उद्देश्य पर चर्चा कीजिए। आंसर लिखते हैं वित्तीय नियोजन पहले। वित्तीय नियोजन से आशय। वित्तीय नियोजन से आशय एक फर्म की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। एक फर्म की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना तथा उनकी पूर्ति हेतु वित्तीय स्रोतों का निश्चय करना। वित्तीय स्रोतों उनकी पूर्ति हेतु वित्तीय स्रोतों का निश्चय करना। वित्तीय स्रोतों का निश्चय करना ही वित्तीय नियोजन कहलाता है। आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कह रहा है कि
फाइनेंशियल प्लानिंग ये है कि एक फर्म में वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, ठीक ना। किसी फर्म में कितने वित्त की आवश्यकता है, कितने धन की आवश्यकता है, और उस धन को पूर्ति करने के लिए, धन को लाने के लिए वित्तीय स्रोत कौन कौन से, किन किन माध्यम से धन आ सकता है फर्म में, ठीक ना। इसका निश्चय करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, वित्तीय नियोजन क्या कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। अब इसके उद्देश्य देखते हैं। वित्तीय नियोजन समझ में आ गया। अब चलते हैं वित्तीय नियोजन के उद्देश्य। वित्तीय नियोजन के दो उद्देश्य हैं, इसको हम देख लेते हैं। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य की तरफ चलें। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य, तो इसके दो उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या हैं, कोषों की आवश्यकता अनुसार, कोषों की आवश्यकता अनुसार, कोषों की आवश्यकता अनुसार उनकी उपलब्धता का आश्वासन देना, उनकी उपलब्धता का आश्वासन देना। दूसरा है यह देखना कि फर्म संसाधनों में अनावश्यक रूप से वृद्धि नहीं करती है। फर्म संसाधनों में अनावश्यक रूप से वृद्धि नहीं करती है। क्या कर रहा है कि वित्तीय नियोजन के जो उद्देश्य है, पहला है कोषों की आवश्यकता अनुसार उनकी उपलब्धता का आश्वासन देना। मतलब किसी फर्म में कितने फंड की आवश्यकता है और वह फंड की उपलब्धता मतलब किन स्रोतों से प्राप्त होगा और समय से मिलेगा, इसके बारे में आश्वस्त होना या आश्वासन देना वित्तीय नियोजन का ही कार्य है। ठीक, ये उद्देश्य है। ठीक, दूसरा है यह देखना कि फर्म संसाधनों में अनावश्यक रूप से वृद्धि नहीं करती है, और साथ में ये भी देखना है कि जो फंडिंग आ रही है, जो फाइनेंशियल चीज आ रहा है पैसा, ठीक है, उसे फर्म जो है संसाधनों को खरीदने में आवश्यक रूप से खर्च करे, अनावश्यक रूप से उसे प्रयोग करने में अनावश्यक रूप से प्रयोग न करे, इस बात को ध्यान में देना वित्तीय नियोजन का उद्देश्य है। ये वित्तीय नियोजन के तो उद्देश्य हो गए। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 16-17 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्टाफिंग के दो लक्षण बताइए। क्वेश्चन नंबर 18,
इस स्टॉफिंग स्टॉफिंग के दो लक्षण बताइए। दो लक्षण लक्षण नहीं, सॉरी, दो उद्देश्य बताइए। चलिए जी आंसर लिखते हैं, पर स्टॉपिंग क्या होता है? स्टॉपिंग स्टॉपिंग से आशय। अब स्टॉपिंग क्या होता है कि किसी भी संस्था में रिक्त स्थानों को भरने के लिए जो व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और उन्हें विकसित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? स्टॉपिंग कहलाता है, वह क्रिया। इसको लिख लेते हैं। किसी व्यावसायिक संगठन के विभिन्न पदों के लिए किसी व्यावसायिक संगठन के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न पदों के लिए सही समय पर सही योग्यता और अनुभव वाले व्यक्तियों की खोज करना। उन्हें नियुक्त करना और उन्हें विकसित करने की प्रक्रिया स्टॉपिंग कहलाती है। स्टॉपिंग कहलाती है। स्टॉपिंग का इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या उद्देश्य है? क्यों स्टॉपिंग की जाती है? पहला है सही व्यक्ति की नियुक्ति। मतलब किसी कार्य को कराने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना, उसे नियुक्त करने के लिए स्टॉपिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला है उत्पादकता में वृद्धि। किसी संस्था में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की अगर आवश्यकता है तो इसलिए स्टॉपिंग की जाती है। तीसरा है मानव संसाधन का सही उपयोग। मानव संसाधन का सही
उपयोग। मानव संसाधन किसी भी संस्था में दो प्रकार के संसाधनों का प्रयोग होता है। एक होता है भौतिक संसाधन, एक होता है मानव संसाधन। भौतिक संसाधन जो मशीन, कल पुर्जे, यंत्र हैं, उत्पादन संबंधित सामग्रियाँ, वो क्या है, भौतिक संसाधन है। और मानव संसाधन उन्हें चलाने के लिए, उत्पादन करने के लिए जो श्रमिक होते हैं वो मानव संसाधन कहलाते हैं, ठीक ना। तो मानव संसाधन का सही उपयोग मतलब स्टाफिंग करने का ये उद्देश्य होता है कि किस तरह से मानव जो मनुष्य श्रमिक हैं उनको सही तरीके से प्रयोग करके मतलब उन्हें काम कराया जाए, जिससे व्यवसाय का लक्ष्य निर्धारित हो जाए, वह पूरा हो सके। अगला है दीर्घकालीन विकास। चौथा है दीर्घकालीन विकास। लंबे समय तक फर्म के विकास के लिए स्टाफिंग की आवश्यकता पड़ती है, उद्देश्य है इसका। अगला है कर्मचारी संतुष्टि। कर्मचारी की संतुष्टि। कर्मचारी की संतुष्टि मतलब स्टाफिंग होगा तो नए पर्सन आएंगे, काम करने में मन लगेगा, और साथ में जो रिक्त पद है, अतिरिक्त भार जो कर्मचारियों के ऊपर आता है रिक्त पद के कारण, वह भार कम होगा, जिससे काम सही तरीके से होगा, कर्मचारी भी संतुष्ट रहेंगे। यह स्टाफिंग के उद्देश्य हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है इसको देखते हैं सर। स्टॉपिंग की हिंदी होती है नियुक्तिकरण। स्टॉपिंग की हिंदी क्या होती है, नियुक्तिकरण। अब ये 19 नंबर कह रहा है आधुनिक समय में नेता के क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 19। ये सब अति लघुत्तरी के क्वेश्चन है, अति लघु के क्वेश्चन है। 11 से 20 तक का जो क्वेश्चन होता है अति लघुत्तरी क्वेश्चन होता है। सारे क्वेश्चन किसके अति लघुत्तरी क्वेश्चन है। अभी 11 से 15 इसके पहले की वीडियो में है, उसके बाद से 16 से आगे की जो भी चलें इस वीडियो में आपके हैं। आइए क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक समय में नेता के महत्व क्या है। आधुनिक समय में, आधुनिक समय में नेता के
क्या महत्व है, क्या महत्व है। आइए जी आंसर लिखते हैं। पहले नेता कौन होता है उसके बारे में लिखते हैं। नेता से आशय, नेता से आशय, नेता से आशय उस व्यक्ति से है, नेता से आशय उस व्यक्ति से है, उस व्यक्ति से है, उस व्यक्ति से है जो कि लक्ष्य को प्राप्त करने में, जो कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने समूह का मार्गदर्शन करता है, अपने समूह का मार्गदर्शन करता है, अपने समूह का मार्गदर्शन करता है और उनके साथ संगठित होकर, और उनके साथ संगठित होकर लक्ष्य निर्धारण करता है, लक्ष्य निर्धारण करता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ठीक है, आया समझ में कि मतलब वह व्यक्ति जो किसी लक्ष्य को निर्धारित करता है, ठीक ना, या उस किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूहों का मार्गदर्शन करता है और साथ में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह के साथ मिलकर कार्य भी करता है, ऐसे व्यक्ति को हम नेता कहते हैं, लीडर कहते हैं। ठीक ना, लीडर का मतलब ये नहीं है कि केवल वो काम कराए, केवल काम कराने वाला व्यक्ति या बैठ के बोलने वाला व्यक्ति लीडर नहीं होता किसी भी संस्था में। लीडर का मतलब ये है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के लिए हम तैयार रहेंगे और उस ऑब्जेक्ट के लिए जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिलकर उस काम को करेंगे। ये मेरा नेता का गुण है, नेता की विशेषता है। ठीक है, उस व्यक्ति को नेता कहते हैं। अब लिखते हैं नेता के कार्य या महत्व। महत्व पूछा था ना, तो कार्य या महत्व एक ही होता है। इसमें लिखते हैं नेता के प्रमुख कार्य एवं महत्व। देखिए, एक नेता के क्या कार्य हैं, क्या महत्व है। लक्ष्य निर्धारण एवं मार्गदर्शन, लक्ष्य निर्धारण एवं मार्गदर्शन। दूसरा है प्रेरणा व उत्साह, प्रेरणा एवं उत्साह एवं उत्साह। तीसरा है निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता। चौथा है सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। पांचवा है सहयोग व एकता, सहयोग
व एकता। और छठा है दायित्व निर्वहन। दायित्व निर्वहन। एक नेता के क्या उद्देश्य, क्या महत्व है या क्या कार्य है? सबसे पहला है लक्ष्य निर्धारण एवं मार्गदर्शन। एक नेता जो होता है वह अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने समूह का मार्गदर्शन करता है कि कैसे लक्ष्य की ओर हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रेरणा एवं उत्साह। एक नेता ऐसा होता है जिसके अंदर इतनी ऊर्जा भरी होती है कि वह अपने समूह को प्रेरित कर सकता है, ठीक ना, मोटिवेट कर सकता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अर्थात उसकी बातों में इतनी बुलंदी होती है कि वो किसी भी कार्य को जो कठिन से कठिन कार्य को अपने समूह के साथ मिलके करने की क्षमता रखता है। ये नेता के उद्देश्य हैं, ठीक ना। प्रेरणा, मोटिवेशन कर सकता है, उत्साह जागृत कर सकता है अपने समूहों के प्रति। अगला निर्णय क्षमता, कि एक नेता के अंदर ये गुण होता है कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके अंदर निर्णय क्षमता पर्याप्त मात्रा में होती है कि अपने किस निर्णय के आधार को ले और किस निर्णय को ना ले जिससे उसके लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। अगला है सामाजिक विकास। एक नेता का उद्देश्य केवल अपना विकास करना नहीं होता, और सामाजिक विकास करना होता है। सोशल वर्कर के रूप में एक नेता होता है। एक नेता सोशल वर्कर के रूप में होता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि उसे समाज को लेके चलना होता है और उसके जो समूह के लोग हैं वह समाज से बिलोंग करते हैं और उस समाज के लोगों का विकास करना, उन्हें आगे बढ़ाना जिससे समाज का भी विकास हो सके, इसके यह नेता का महत्व है, यह नेता का कार्य है, ठीक ना। अगला है सहयोग एवं एकता। एक नेता का कार्य है कि अपने समूह में जिस कार्य को कर रहा है एकता के साथ, मतलब खुद बंधन में बांधकर एक संगठित होकर कार्य कराए और साथ में अपने सहयोगियों का, मतलब अपने समूह के लोगों का सहयोग भी करे और उनसे सहयोग ले भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। अगला है दायित्व निर्वहन। एक नेता अपनी जिम्मेदारियों को भली बात समझता है कि लक्ष्य की प्राप्ति करने में उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, अर्थात अपने दायित्व को पूरा करने की वह पूरी कोशिश करता है और उसे करना पड़ता है। ये है नेता के कार्य या महत्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20, अर्थात अति लघु उत्तरी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेता के कार्य क्या है? सबका साथ, सबका विकास। केवल अपना विकास करने वाला व्यक्ति नेता नहीं हो सकता। आइए, सबका साथ, सबका विकास। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन नियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए आंसर लिखते हैं।
दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन नियोजन में अंतर। यहाँ पे क्रम संख्या, दीर्घकालीन नियोजन, अगला है अल्पकालीन नियोजन। अल्पकालीन नियोजन, चलिए जी, पहला अंतर क्या है? दीर्घकालीन नियोजन की समय सीमा अधिक होती है। दीर्घकालीन नियोजन की समय सीमा अधिक होती है। जैसे 3 वर्ष, 5 वर्ष आदि, इससे भी अधिक हो सकता है। ठीक। अल्पकालीन नियोजन की समय सीमा कम होती है। अल्पकालीन नियोजन की समय सीमा कम होती है। जैसे 1 दिन, 1 माह, 1 सप्ताह, 1 वर्ष। 1 वर्ष मतलब 12 माह के अंदर का जो भी प्लानिंग होता है वह क्या कहता है? अल्पकालीन प्लानिंग कहलाता है। और जो 12 माह से ऊपर की प्लानिंग होगी वह क्या कहेगी? लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहलाएगी। ये है प्लानिंग, दीर्घकालीन और अल्पकालीन नियोजन में पहला अंतर। दूसरा चलते हैं। दूसरा है दीर्घकालीन नियोजन का उद्देश्य व्यापक दृष्टि और विकास है। दीर्घकालीन नियोजन का उद्देश्य, दीर्घकालीन नियोजन का उद्देश्य व्यापक दृष्टि और विकास है। व्यापक दृष्टि एवं विकास है। अल्पकालीन नियोजन तत्काल प्रदर्शन। अल्पकालीन नियोजन तत्काल प्रदर्शन, कार्यशील पूंजी एवं परिचालन कार्यों पर केंद्रित है।
परिचायक, परिचालन, परिचालन कार्यों पर केंद्रित है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर करेगा दीर्घकालीन नियोजन लचीली होती है। दीर्घकालीन नियोजन लचीली होती है। दीर्घकालीन नियोजन लचीली होती है क्योंकि रणनीति के अनुसार उसे बदला जा सकता है। क्योंकि रणनीति के अनुसार उसे बदला जा सकता है। अल्पकालीन नियोजन विशिष्ट होती है। अल्पकालीन नियोजन विशिष्ट होती है। इसलिए इन्हें परिवर्तन बहुत कम करने की संभावना होती है। इसलिए इन्हें परिवर्तन करने की कम संभावना होती है। चौथा अंतर है दीर्घकालीन नियोजन उच्च स्तर के प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। दीर्घकालीन नियोजन उच्च स्तर के प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। अल्पकालीन नियोजन मध्य स्तर या निम्न स्तर के प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। ज्यादातर मध्य स्तर वाले ही करते हैं अल्पकालीन नियोजन के प्रबंधन, ठीक है। और दीर्घकाल तो उच्च स्तरीय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। अब आइए पांचवा कह रहा है दीर्घकालीन नियोजन भविष्य के लिए दिशा निर्धारित करती है।
करती है। अल्पकालीन नियोजन। अल्पकालीन नियोजन। अल्पकालीन नियोजन तत्कालीन जरूरतों। तत्कालीन जरूरतों एवं मौजूदा समस्याओं जैसे बजट उत्पादकता का प्रबंधन। उत्पादकता का प्रबंधन करती है। आपका दीर्घकालीन प्रबंधन नियोजन अल्पकालीन नियोजन में अंतर हो गया। अगले वीडियो में हम लघुत्तरी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।